जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को, जो कि अभी तक हम लोग ने 120 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। अब नेक्स्ट इस वाली वीडियो में हम लोग 121 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 121 से 135 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर इससे पहले के आप क्वेश्चन नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए, काहे से कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, खुद से बनाया गया क्वेश्चन नहीं है। यूथ कंपटीशन का ये बुक है, आप जो इसको मार्केट में ले सकते हैं बिल्कुल। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। 121 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्योंकि आपको साइड में क्वेश्चन भी दिखेगा, आप देख भी रहा है, और वहां से पढ़िए क्वेश्चन को और इसका जवाब बताइए। इसमें 115 क्वेश्चन के हम लोग सीरीज को लेके चल रहे हैं। अगर आप इससे पहले नहीं देखे तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रांसफार्मर से आने वाले एग्जाम में आपके जैसे लोगों पायलट, एएलपी टेक्नीशियन, इसके बाद जो भी डीएमआरसी एलएमआरसी का पेपर जो भी होता है, जिसमें आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, और उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी ट्रेड हो, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन जैसे आईटीआई डिप्लोमा, सबके लिए ये कॉमन क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं 5 से 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर को पढ़िए और इसका हमको जवाब भी बताते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए। कापर लॉस इज निग्लिजिबल एट, यानी कापर लॉस जो ताम्र हानि होती नगण्य होता है। तो देखिए कापर लॉस क्या होता है, कापर लॉस को समझिए। कापर लॉस क्या होती है? वेरिएबल लॉस कहते हैं इसको। दूसरा नाम क्या है, इसको वेरिएबल लॉस भी कह सकते हैं। वेरिएबल लॉस ये क्या होती है? इस वेरिएबल लॉस, ठीक है, ये क्या होता है? आउटपुट पे यानी करंट पे डिपेंड करता है कापर लॉस, यानी जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इस पे डिपेंड करती है। तो कह रहा है किस पे निर्भर नहीं करती, यानी कब ये नगण्य होता है, कब जीरो होता है? हाफ लोड पे, नो लोड पे, 1/4 लोड पे, फुल लोड पे। तो कापर लॉस कभी भी हाफ लोड पे जीरो नहीं होगा, न तो 1/4। अगर उस पे लोड आपको कुछ ना कुछ दे रखे हैं, यानी ट्रांसफार्मर पे कुछ ना कुछ लोड आपने दे रखा है, तो वहां पे उसका लॉसेस जीरो नहीं होगा। यानी जीरो होने का कंडीशन क्या हो सकता है कि उस पर कोई लोड ना हो। जब उस पर कोई लोड नहीं होगा तो जीरो हो सकता है। तो नो लोड पर कापर लॉस जो है, कापर लॉस जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यहां से बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि कापर लॉस जो होगा नो लोड पे बिल्कुल जीरो हो सकता है। 121 का जो बी ऑप्शन होगा राइट होगा। ठीक है, अगर कापर लॉस को आपको कम करना है, देखिए कापर लॉस क्या था, I²R था ना, यही था I²R। क्योंकि हम लोग 60 नोट्स जो पढ़ चुके हैं, उसमें अभी तक जो अगर 60 नोट्स आप अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको इसी से मिल रहा है। 60 नोट्स में पूरा हम करवा चुके हैं, क्योंकि उसमें 60 नोट्स में 2 वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 एक आधे घंटे का लमसम की वीडियो है, अगर उसको आप देखते हैं कुल मिलाकर आपको 40 से 45 मिनट के 2 वीडियो में अगर आप देखते हैं तो ट्रांसफार्मर आपका लगभग 90% कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उस 60 नोट्स के 60 नोट से ये क्वेश्चन अभी तक हम लोग जितने भी 150 क्वेश्चन के लमसम पहुंच चुके हैं। 120 121 से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हम लोग ने सब उसी नोट से मिला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे कापर लॉस के लिए जीरो कब होगा कि जब नो लोड होगा तब जीरो होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा बी, 121 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 122 को पढ़िए। कुंडलन वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानि को कहा जाता है, यानी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस होती है वही तो होती है I²R लॉस, यानी कापर लॉस। जैसे ही करंट आपको चेंज होता रहता है, लोड बदलता रहता है, उसमें कापर लॉस होता रहता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन दिया है कापर लॉस, बी ऑप्शन दिया है आयरन लॉस, जो सी ऑप्शन दिया है शैथिल्य हानि, जो डी ऑप्शन दिया है भंवर द्वारा हानि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि कापर लॉस होगा, बिल्कुल सही होगा। I²R जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 122 का क्वेश्चन देखेंगे तो कौन सा होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। 122 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 123 क्वेश्चन को पढ़िए और उसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। 123 नंबर, क्वेश्चन नंबर 123 को पढ़िए। 123 पढ़िए। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सामान्य निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर का निर्माण करना, यानी ट्रांसफार्मर का जो कोर हम लोग बनाते हैं, ट्रांसफार्मर का साइड से यहाँ से हम जो देख रहे हैं, आपको साइड में जो इमेज भी दिख रहा है ट्रांसफार्मर का, तो उसका जो कोर का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, कापर का प्रयोग करते हैं, पीतल का प्रयोग करते हैं, और डी सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं। सिलिकॉन स्टील क्यों मिलाते हैं?
क्योंकि सिलिकॉन स्टील मिलाने से जो हिस्टेरेसिस लॉसेस होती है वो कम से कम होगा। अगर एडी करंट लॉस आपको कम करना है तो क्या करते हैं, उसमें पतले पतले लैमिनेट करके हम लोग बाइंडिंग को करते हैं। तो यहाँ पर सिलिकॉन स्टील क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। 123 का जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 124 नंबर। क्वेश्चन नंबर 124 को पढ़िए और इसका जवाब बताइए। 124 का कौन सा सही होगा। इन ए करंट ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न इज ऑलवेज, यानी सीटी की पूछ रहा है, करंट ट्रांसफार्मर सीटी का पूछ रहा है, सीटी का टर्न के बारे में पुकारा। तो देखिए सीटी का काम क्या होता है, करंट को कम कर देगा, करंट को कम कर देगा, यानी करंट को कम करेगा, यानी वोल्टेज को क्या कर देगा, वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जब वोल्टेज को बढ़ा देगा तो फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, सेकेंडरी फेरों की संख्या ज्यादा, प्राइमरी फेरों की संख्या कम। तो ट्रांसफार्मर कौन सा बन गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, याद रखिएगा कि करंट ट्रांसफार्मर की जब भी बात करेगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि फेरों की संख्या, सेकेंडरी फेरों की संख्या ज्यादा होगी प्राइमरी फेरों की संख्या से। ठीक है, यानी सेकेंडरी टर्न ग्रेटर देन प्राइमरी टर्न है। इसके बाद अगर V2 की वैल्यू बात करेंगे, सेकेंडरी वोल्टेज जो होगा V1 वो लेस देन होगा किससे, V2 ग्रेटर देन V1, यानी सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर क्या होगा, सीटी की बात करेगा। अब सीटी में क्या होता है कि जब उसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो सेकेंडरी जो बाइंडिंग होती है उसको हमेशा शार्ट कर देते हैं। शार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर जो भी व्यक्ति है उसको शॉक न लग जाए, इसके वजह से हम लोग उसको शार्ट कर देते हैं, ओपन नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, इसका जवाब बताइए 124 नंबर का। कि सीटी धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्नों की संख्या हमेशा होती है, यानी प्राइमरी टर्नों की संख्या पूछ रहा है। प्राइमरी टर्नों की संख्या हमेशा क्या होती है, कम होती है कि ज्यादा होती है, बताइए। ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न, यानी ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न। बी सी ऑप्शन दिया लेस देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न, यानी प्राइमरी फेरों की संख्या से सेकेंडरी फेरो। जो सी ऑप्शन दिया है कि लेस देन, ऑप्शन सी को पढ़िए क्या दिया है, जो सी ऑप्शन दिया है कि लेस देन नंबर ऑफ द सेकेंडरी टर्न, यानी सेकेंडरी टर्नों की संख्या से प्राइमरी टर्नों की संख्या क्या होती है, कम होती है, लेस देन होती है। इसलिए 124 का जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 125 को पढ़िए और इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 125 को पढ़िए। 125 क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए होता है। जो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है, देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होगी, दक्षता अधिकतम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, तो जब भी आयरन लॉस इक्वल होगा किसके, कॉपर लॉस के, कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा। आयरन लॉस में क्या किया जाता है, एडी करंट और हिस्टेरेसिस। ठीक है, किसके, I²R के। जब ये दोनों स्थिर यानी वेरिएबल यानी के बराबर हो जाती है तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त होती है। ठीक है, अब एडी करंट का यहाँ पर फार्मूला भी थोड़ा सा लिख लीजिए। एडी करंट का फार्मूला क्या है, ये कांस्टेंट हो जाएगा Bm²F²T²V। हिस्टेरेसिस लॉस का लिखिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा। Bm के पावर 1.6 FV, इसमें T नहीं होता है, थिकनेस नहीं होता है, याद रखिएगा T नहीं होता, बार बार लिख कर काटते हैं इसलिए कि आपको याद रहे, इसमें थिकनेस नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया F/B। चलिए आयरन लॉस समझ गए। यहाँ पर दस्ता 125 नंबर का क्वेश्चन नंबर 125 ऑप्शन क्या उनसा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा कि ताम्र हानि लौह हानि के बराबर हो, यानी कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 125 का ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर पढ़िए कौन सा, 126, ए बिल्कुल राइट होगा। 126 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 126, 126 को पढ़िए। कह रहा है कि फॉर ए आइडियल ट्रांसफार्मर इफ I2/I1, यानी I2/I1 दे रखा है, क्या दे रखा है, 2, एंड E2 बराबर 100, आपको E2 बराबर 100 दे रखा है। विल बी, एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए I2/I1 बराबर 2 और E2 बराबर 100, तो E1 का मान ज्ञात करिए। E1 का मान ज्ञात करिए। फार्मूला आपको के बराबर क्या बताए थे, N2/N1 इक्वल टू V2/V1, V1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू I2/I1/I2 इक्वल टू K। आपसे क्या क्या दे रखा है, E2 की वैल्यू दिया है, I2 और I1 की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। I2/I1 इक्वल टू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, E1/I1
E2, कोई दिक्कत? सेम, ठीक है। I2 अपान I1 की वैल्यू 2 रखा है, 2 दिया है। E1 की वैल्यू आपसे पूछा है, E2 का मान दे रखा है कितना, 100। जब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से E1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 200 वोल्ट। मैच करा लीजिए, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 126 का ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 127 को पढ़िए और उसका जवाब बताइए। क्वेश्चन को आप लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ रहा है उसको लगाइए हमेशा। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 को पढ़िए। इन ए ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, एक ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को रूपांतरित नहीं करता है, रूपांतरित करता है। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। रूपांतरित करता है ये पूछा है। ए ऑप्शन दिया फ्रीक्वेंसी, बी दिया है करंट, डी ऑप्शन दिया वोल्टेज, सी ऑप्शन दिया पावर। देखिए जब ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, नहीं करता है। जो बी ऑप्शन दिया है करंट, बिल्कुल करंट को चेंज करता है, स्टेप अप करंट को बढ़ाता है, करंट को घटाता है, यही तो ट्रांसफार्मर का काम है। जो डी ऑप्शन दिया है वोल्टेज को भी कम करता है और ज्यादा करता है, लेकिन पावर को कम ज्यादा नहीं करता है। तो यहाँ पर दिया है कि कौन सा रूपांतरित करता है, तो करंट को भी करेगा, वोल्टेज को भी करेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन पावर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पावर को हम कह सकते हैं सही, लेकिन यहाँ पर पावर को चेंज नहीं करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए कौन सा नहीं करता है। अगर करता भी है तो बी और डी दोनों बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 को पूछा गया है 4:30 बजे वाली शिफ्ट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग याद रखिएगा कि थोड़ा रॉन्ग भी हो सकता है या ऑप्शन मिसमैच भी हो सकता है। तो इसका बी और डी दोनों होना चाहिए। क्या रूपांतरित करता है, तो करंट वोल्टेज दोनों को करता है। क्या नहीं करता है, तो फ्रीक्वेंसी पावर दोनों की यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पर दोनों सही होना चाहिए, बी और डी, जो ऑप्शन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर आइए 128 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 28 पे ये कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सी है। देखिए जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए जो सबसे अच्छी विधि क्या होती है, एयर ब्लास्ट कूलिंग होती है, नेचुरल एयर कूलिंग होती है, जो सी ऑप्शन दिया है गैस कूलिंग होती है, और जो डी ऑप्शन दिया है आयल कूलिंग होती है। तो देखिए जो पावर ट्रांसफार्मर होता है तो उसको हमेशा ठंडा करने के लिए एयर ब्लास्ट कूलिंग, यानी एयर का जो हम लोग फैन वाला लगा देते हैं वह सबसे बेस्ट माना जाता है। तो एयर ब्लास्ट कूलिंग सबसे अच्छा माना जाता है, एयर ब्लास्ट कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग बेस्ट है, ठीक है। किसके लिए, पावर ट्रांसफार्मर के लिए। तो 128 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा कि एयर ब्लास्ट कूलिंग सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। एयर ब्लास्ट कूलिंग सबसे बेस्ट माना जाता है पावर ट्रांसफार्मर के लिए। तो 128 का ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129 को पढ़िए और इसका जवाब बताइए। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर को द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट कर देते, तो हमेशा सीटी को ही शॉर्ट करते हैं, यानी करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर का काम क्या है, करंट को कम कर देना, करंट को कम कर देना, यानी वोल्टेज को बढ़ा देना। जब वोल्टेज को बढ़ाता है तो ट्रांसफार्मर कौन बन गया, स्टेप अप बन जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। और प्राइम इसको क्या कर देते हैं, ओपन नहीं छोड़ते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। इस चीज याद रखेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं छोड़ा जाता है, कर देते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या दिया है 129 नंबर का कि वितरण, यानी जो निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है, तो ऑप्शन जो सीटी, यानी ऑप्शन जो डी दिया है धारा ट्रांसफार्मर, कोई करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है, वो होगा सीटी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 129 का जो डी होगा वह सही होगा। लेकिन अगर आपसे बीटी की बात करेगा, जैसे सीटी है तो सीटी करंट ट्रांसफार्मर, यानी पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करता है, तो वहां पर स्टेप अप नहीं होता, वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है, ठीक है। ये चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 को पढ़िए और उसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 130 130 क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात होगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव यानी फेरों की संख्या होती है। तो जब भी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की बात करेगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर
तो यहाँ पर क्या होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो N2 होगा बराबर हो जाता है N1, यानी फेरों की संख्या N2 अपान N1 V2 अपान V1 बराबर 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो 1:1 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का रेशियो 1:1 के रूप में बनाया जाता है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, दोनों को बराबर रखते हैं, इसलिए क्या हो जाता है 1/1 1:1। तो 130 का जो ए ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 को पढ़िए। करा यदि 200 केवीए 2000/200 वोल्टेज ट्रांसफार्मर में माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड़ है तो इसके प्राथमिक घुमाव की संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व कर कर बताइए जवाब इसका कौन सा राइट होगा। ठीक है, तो बताइए 200 केवीए का ट्रांसफार्मर, या पावर रेटिंग आपको दे रखा है कि 200 केवीए का ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज आपको दिया है 2000/200, ये हो गया V1, ये हो गया V2 की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो V1/V2 हम कर लेते हैं। अब से क्या दिया है कि ट्रांसफार्मर की माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड़ है, माध्यमिक मतलब सेकेंडरी को कह रहा है कि सेकेंडरी में फेरों की संख्या 100 है, तो प्राथमिक में फेरों की संख्या आपसे निकालना है और बताना है। तो इसके लिए फार्मूला आपको क्या बताया गया था कि V2/V1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा I1/I2 बराबर N2/N1 इक्वल टू K। वैल्यू सबका रखिए। आपसे प्राइमरी वोल्टेज दे रखा है 2000, तो सेकेंडरी वोल्टेज 200 दिया है, तो V2/V1 करते हैं 200/2000 V2/V1 बराबर N2/N1, N2 की वैल्यू 100 दिया है, N1 से आपसे पूछ रहा है। काट दीजिए, यहाँ से 10 हो गया, यानी फेरों की संख्या कितना हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। N1 की वैल्यू 1000 टर्न हो जाएगी। तो मैच कौन कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। 131 का जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 131, 131 का जो सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 132 को, क्वेश्चन नंबर 132 को पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 132 132 को पढ़िए। करा 500 केवीए तक के आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है। 500 केवीए का अगर कोई ट्रांसफार्मर है, 500 केवीए तक के आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है, वेरिएबल ट्रांसफार्मर कहा जाता है, और जो सी ऑप्शन दिया है वह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, जो डी ऑप्शन दिया है डीमर स्टार्ट कहा जाता है। तो 500 केवीए तक के ट्रांसफार्मर है, देखिए इसमें समझिए इसको, अगर 500 केवीए तक का ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे जो होगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आएगा। अगर 500 केवीए से ज़्यादा हो जाएगा तो वो पावर ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। तो 500 केवीए तक के ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अब देखिए 500 केवीए तक है तो डिस्ट्रीब्यूशन 500 से ज़्यादा चला जाएगा तो पावर ट्रांसफार्मर में हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में एक चीज़ और होता है कि जो उसमें लॉसेस होती है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को समझिए थोड़ा सा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या होता है कि ये 24 घंटे लोड से जुड़ा रहता है। इसमें लॉसेस की बात करेंगे, देखिए इसमें लॉसेज जो होता है आयरन लॉस ज़्यादा होता है, यानी आयरन लॉस जो है वह ज़्यादा होता है कंपेयर टू किससे, कॉपर लॉस से। क्यों ऐसा होता है इसको समझिए। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा 24 घंटे लोड से जुड़ा रहता है, यानी 24 घंटे वो सप्लाई से जुड़ा रहता है, लेकिन हमेशा लोड तो घटता बढ़ता रहता है। गांव में कोई टीवी चला रहा है, कोई फैन चला रहा है, तो कोई लाइट जला रहा है, तो हर समय पे सब लोग तो चलाते नहीं है, अलग अलग चलाते हैं। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, लोड घटता बढ़ता रहता है, हमेशा उसका जो जुड़ा रहता है तो वहाँ पे आयरन लॉस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो 24 घंटे सप्लाई से जुड़ा रहता है, तो आयरन लॉस ज़्यादा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस ज़्यादा होता है, वहाँ पे कॉपर लॉस क्या होता है, कम पड़ जाता है, क्योंकि कॉपर लॉस हमेशा लोड पर डिपेंड करेगा, तो हमेशा लोड तो ज़्यादा रहता नहीं है, कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए यहाँ पे आयरन लॉस ज़्यादा पड़ जाता है, किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो 132 का कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 132 नंबर है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 132। 500 केवीए तक के आउटपुट ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है। अगर 500 केवीए का है तो उसको कौन से बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, यानी वितरण ट्रांसफार्मर। तो 150 का जो सी, 132 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 133 को पढ़िए और इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 133 को पढ़िए और इसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। लेमिनेशन और इंसुलेशन के कारण प्रभावित मूल क्षेत्र लगभग पूर्णतः कम हो जाती है।
ठीक है, पढ़िए इसको। कह रहा है कि लेमिनेशन और इंसुलेशन के कारण प्रभावित मूल क्षेत्र लगभग पूर्णतः कम हो जाती है। देखिए जब हम लोग लेमिनेशन करते हैं, यानी जब हम लोग लेमिनेशन करते हैं, यानी एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए पत्ते पत्ते लेमिनेट कर देते हैं, हिस्टेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील मिला देते हैं, और उसमें जब लेमिनेट कर देते हैं तो पूरे ट्रांसफार्मर का लगभग 10% एरिया लेमिनेशन में जाता है। पूरे ट्रांसफार्मर का नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें 10% एरिया जो है वो लेमिनेट करने में चला जाता है। तो ये का पूछ क्या रहा है, वही पूछ रहा है कि लेमिनेशन और इंसुलेशन के कारण जो हम लोग लेमिनेट करते हैं और इंसुलेशन करते हैं, तो उसके वजह से 10% एरिया क्या हो जाता है कि कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पूर्णतः कम हो जाती है। एरिया कितना कम होती है, 10% इसका कम हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। 133 का जो डी ऑप्शन हो जाएगा कि 10% एरिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 134 नंबर को। 134 नंबर को पढ़िए क्वेश्चन नंबर। किस ट्रांसफार्मर का उपयोग बैटरी चार्जर में किया जाता है? देखिए बैटरी चार्जर में किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर जो है जो बैटरी चार्जर में प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए समझिए थोड़ा सा, बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? बैटरी को चार्ज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 134 है। जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो यानी आपको करंट की जरूरत पड़ती है, यानी हाई करंट की जरूरत पड़ेगी, यानी वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज कम होगा, यानी करंट ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा। तो स्टेप कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा? वोल्टेज कम तो स्टेप डाउन। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, करंट मेन इसका काम होता है कि करंट बढ़ जाता है जब बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं, तो हाई करंट की जरूरत पड़ेगी, करंट ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी, यानी वोल्टेज कम होगा। तो जब करंट ज़्यादा वोल्टेज कम तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो 134 का जो होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे बैटरी चार्जर में। 134 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी नहीं डी होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 134 का डी सही हो जाएगा। बी क्या दे रखा था, करंट ट्रांसफार्मर, करंट तो हुआ है नहीं। ठीक है, तो स्टेप डाउन हो जाएगा, क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है, स्टेप अप हो जाता है। चलिए अब लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 135 को पढ़िए और इसका जवाब बताइए। 135 दिया है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज। 135 पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज, जो विभव ट्रांसफार्मर होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए विभव यानी पीटी की बात कर रहा है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसकी बात कर रहा है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या था, ये वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो सीधे स्टेप डाउन बन गया, स्टेप डाउन बन गया। ठीक है, वोल्टेज को कम करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। पीटी को प्रयोग करते हैं, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को किस में यूज करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं, पैरेलल में। सीटी को किस में यूज करते थे, सीरीज में यूज करते थे। तो ऑप्शन क्या है, आपसे पूछा क्या है 135 कि विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, यानी उपयोग कहाँ करते हो, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में, ट्यूटोरियल ट्रांसफार्मर, टारडाइल ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, और जो डी ऑप्शन दिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि 135 का जो ऑप्शन डी होगा वह बिल्कुल सही होगा। तो अभी तक हम लोग ने 135 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर इससे पहले का आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रांसफार्मर के हम लोग सीरीज 15 क्वेश्चन को लेके चले, अब पूरे डीप में सॉल्व कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन को बता रखा है, बिल्कुल किताबी मेथड से नहीं, जितना भी है उतना हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। जो 4 ऑप्शन दिया उसको भी रिलेटेड उसमें रिलेट कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है इससे बाहर ना हो, मतलब जो भी क्वेश्चन है आपको उतना आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।